हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था और डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी हम लोग एक क्लास किए हैं। आइए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को उससे आगे जहां से पढ़े उससे आगे हम लोग समझना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। ये जो पाचन का प्रक्रिया होता है ना, हम आप लोगों को बतलाया था कि मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा मुंह होता है ना, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और हमने बतलाया था कि मुंह को हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं, यानी कि कैविटी बोलते हैं। जहां खाली स्थान होता है ना, उसे क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। आइए हम पहले एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और इस फिगर के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देखिए थोड़ा फिगर बनाने में हमको दिक्कत होता है। ये क्या है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बना रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर हम बना रहे हैं। इसी फिगर से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे पाचन होता है, कैसे क्या होता है और किसको क्या बोलते हैं। देखिए, इसे ग्रास नली बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रास नली, एसोफेगस, ग्रास नली। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओएसोफेगस। इसे कहते हैं आमाशय, आमाशय। इसे कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। और इसे कहते हैं बड़ी आंत। इसे कहते हैं गुद्दा और इसे कहते हैं रेक्टम, एनस। रेक्टम यानी कि एनस, यम। ठीक, ये हमारा मुंह है। क्या मुंह है, मुंह है। देखिए क्या है, ये हमारा मुंह है। क्या मुंह है। मुंह को हम लोग माउथ बोलते हैं। मुंह को, यानी कि ये जो मुंह है ना, ये जो मुंह है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। हिंदी में इसे मुंह कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी भाषा में इस माउथ को, यानी कि इस मुंह को बायोलॉजी के भाषा में हम लोग कैविटी, बक्कल कैविटी कहते हैं, यानी कि कैविटी कहते हैं। देखिए, कैविटी कहते हैं, कैविटी कहते हैं। कैविटी किसे कहता है, तो जो खाली स्थान होता है ना, कैविटी, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। गुहा या कैविटी, गुहा किसे कहेंगे या कैविटी किसे कहेंगे। इंग्लिश में कैविटी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे शरीर में जहां जहां खाली स्थान है उसे क्या कहेंगे, कैविटी कहेंगे। यानी कि मुख में भी क्या है, खाली स्थान है। मुंह में भी मेरा क्या है, खाली स्थान है, तो इसे क्या कहेंगे, कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे, कैविटी कहेंगे। यानी कि जहां जहां खाली स्थान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो जब ये मुख गुहा है ना, तो मुंह में भी खाली स्थान है, तो इसे क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। और हिंदी में कहते हैं मुख गुहा, मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, यानी कि बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। जैसे देखिएगा, फेफड़ा में भी हमारा क्या है, गैप है, यानी कि स्थान है, जगह है, खाली जगह है। क्या है, खाली जगह है। तब तो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस वहां जाता है और रुकता है। अगर खाली स्थान नहीं होता तो सांस हम लोग लेते तो सांस वहां रुकता नहीं, हवा वहां रुकता नहीं, ऑक्सीजन रुकता नहीं, तो दिक्कत हो जाता सांस लेने में। तो वहां भी क्या है, खाली स्थान है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। जो हृदय में खाली स्थान है उसे क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। यानी कि खाली स्थान को क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं, कैविटी कहते हैं।
लेकिन वो हृदय में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। देखिएगा, जब वक्ष गुहा में छोटा बच्चा को देखिएगा, तुरंत उसको टाइफाइड नमूनिया हो जाता है, यानी कि घर 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 करना स्टार्ट कर देता है, करता है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो जाता है। या कोरोना में देखे होंगे आप लोग, जब कोरोना हुआ था तो ये जो वक्ष गुहा था ना, वो भर जा रहा था। तो अब वक्ष गुहा जब भर जाएगा तो वक्ष गुहा में ऑक्सीजन नहीं रुकेगा, यानी कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन रुकेगा नहीं, तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो जा रहा था, जिससे आमदी को क्या हो जा रहा था, मृत्यु हो जा रहा था। जिससे आमदी क्या हो जाता था, मृत्यु हो जाता था, यानी कि आमदी क्या हो जाता था, मर जाता था। तो ये तो बकल कैविटी। नाक में भी तो देखिए खाली स्थान है, क्या नाक में भी देखिएगा तो खाली स्थान पाया जाता है, इसे नाक गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे, नाक गुहा कहेंगे। जब सर्दी उर्दी के टाइम जब इसमें देखिएगा नेटा उटा भर जाता है या नकटी उकटी भर जाता है, तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होने लगता है कि नहीं होने लगता है, क्योंकि ये खाली स्थान है। ये क्या करने के लिए है, ऑक्सीजन को लेने, यानी कि हवा को सूंघने के लिए। नाक क्या चीज के लिए काम करता है, सूंघने का काम करता है, यानी कि हवा को हम लोग क्या करते हैं, सूंघते हैं, और उसको सूंघते हैं, और जितना हवा है ना उसको हम लोग क्या लेके चला जाता है, फेफड़ा में लेके चला जाता है। और जब यह भर जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत होने लगता है। तो देखिएगा जब सर्दी उर्दी हो जाता है तो नाक में नेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कस के ऐसे निकाल देते हैं, छिड़क देते हैं। और उससे भी नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक नाक को ऐसे पकड़ते हैं, कस के उसको साफ करते हैं, छिड़क के। करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है, और ये खाली स्थान है, और खाली स्थान भर जाता है, जिसकी वजह से हवा नहीं जा पाता है, तो सांस लेने में हम लोग को क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो जहां जहां खाली स्थान है उसे क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं या गुहा कहते हैं। जैसे मुंह में है तो इसे क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो माउथ है ना, मुंह है ना हमारा, ये मुंह तो हिंदी नाम हो गया। मुंह क्या हो गया, मुंह क्या हो गया, हिंदी नाम हो गया। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी भाषा में इसे क्या कहेंगे, मुख गुहा कहेंगे या बकल कैविटी कहेंगे, बकल कैविटी कहेंगे, मुख गुहा या बकल कैविटी कहेंगे, ठीक ना। अब हम आप लोग को बताए थे कि जो मुख गुहा होता है ना, जो बकल कैविटी होता है, इसमें तीन संरचना आप लोगों को देखने को मिला होगा, एक दांत, जीभ और लार ग्रंथि, यानी कि सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि। क्या आपको देखने को मिलेगा, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। इसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा ग्लैंड। लार ग्रंथि को क्या बोलते हैं हिंदी में, सलाइवा ग्लैंड। देखिए हमारा पाचन क्या हो जाता है, पाचन हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जो खाना खाते हैं तो पाचन हमारा कहां से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हम जब आप लोग फर्स्ट क्लास लिए थे तो उसमें हम आप लोगों को बतलाए थे कि खाना का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, और खाना के पाचन में दांत भी भूमिका निभाता है, और लार ग्रंथि भूमिका निभाता है, जीभ भूमिका नहीं निभाता है। ये जो जीभ होता है ना, ये जीभ भूमिका नहीं निभाता है खाना के पाचन में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि खाना को डाइजेस्ट करने में, यानी कि पाचन करने में जीभ का कोई भूमिका नहीं होता है, दांत का भूमिका होता है, जीभ का कोई भूमिका नहीं होता है। जीभ क्या करता है, केवल स्वाद बताता है। जीभ क्या करता है, केवल स्वाद बताता है कि खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है, ठीक ना। तो जीभ को केवल स्वाद बतलाने का काम है, यानी कि एक तरह से क्या कह सकते हैं कि ये ज्ञान कराता है, किसी भी चीज का क्या कराता है, ज्ञान कराता है कि ये कैसा वस्तु है, खट्टा है, मीठा है कि तीखा है। तो इसे इसीलिए क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। जीभ को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ज्ञान इंद्रिया, जहां सेंस ऑर्गन आप लोग को पढ़ेंगे वहां जीभ के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दे कि क्या पाचन के क्रिया में, यानी कि क्या डाइजेस्टिव के क्रिया में, यानी कि डाइजेस्ट, जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसके क्रिया में क्या जीभ का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, नहीं होता है। 1% भी जीभ का भूमिका नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन ये बकल कैविटी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बकल कैविटी में पाया जाता है जीभ। हम आप लोग को दांत बतला दिए हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, हम आप लोग को ये बतला दिया था। देखिएगा जो हमारा प्रीम मोलर जो होता है ना, लास्ट मोलर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अकिलचाह कहते हैं। क्या कहते हैं,
अकिल चाह कहते हैं, यानी कि प्री मोलर जो लास्ट वाला दांत होता है ना, लास्ट मोलर को क्या कहते हैं, अकिल चाह कहते हैं। ये अमूमन 19 यानी कि 18 प्लस पे क्या होने लगता है, निकलने लगता है। तो गांव में क्या कहता है कि जब वो दांत निकलता है ना लास्ट मोलर, तो उसे कहता है लोग अकिल चाह, यानी कि अब ये दांत निकल गया तो इसको क्या हो गया, ज्ञान हो गया, यानी कि अकिल हो गया। पहले इसको ज्ञान नहीं था, ठीक ना, लेकिन वो दांत निकल जाता है तो कहता है लोग क्या हो गया कि इसको अकिल हो गया, क्योंकि इसके पास क्या निकल गया, अकिल चाह निकल गया। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं लास्ट मोलर। और ज्यादातर खराब होता है कौन, लास्ट मोलर। लास्ट मोलर का काम कुछ नहीं है, एक तरह से हम अपशिष्ट में हम शामिल कर सकते हैं लास्ट मोलर को। लेकिन लास्ट मोलर का यूज कौन करते हैं, गुटखा पान खाने वाले व्यक्ति। देखिएगा जब कोई भी कठोर चीज को हम लोग तोड़ते हैं, जैसे गुटखा खाता है एकदम, उसको गुटखा में क्या रहता है, कसैली रहता है। वो जो गुटखा का बड़ा बड़ा जो दाना होता है वो कसैली रहता है, और उसमें और भी केमिकल मिला के उसको क्या बना दिया जाता है, गुटखा बना दिया जाता है। जब वो खाता है तो वो टूटता नहीं है, प्री मोलर से नहीं टूटता है, तो एकदम उकड़ा को ऐसे करके एकदम लास्ट में जाकर दांत को क्या करता है, तोड़ देता है। गुटखा खाने वाला का भी एक अलग ही अपना एथी रहता है, एकदम आशीर्वाद गुटखा का ले रहेगा आशीर्वाद, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आइए आइए। टेम्पू वाला को देखिएगा, और एकदम बैलेंस में रहता है, एकदम ऐसा नहीं गिराएगा, और गिराएगा तो पूरा उसका गुटखा क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो मुंह में रख के ही बोलते हैं लोग। पान खाने वाले जो कसैली को तोड़ते हैं, कहां से तोड़ते हैं, लास्ट मोलर में, एकदम अंतिम में ले जाए क्या करते हैं, तोड़ते हैं। सबसे ज्यादा खराब हमारा लास्ट मोलर ही होता है। देखिए क्यों, हम लोग ब्रश व्रश करते हैं ना, तो जो लास्ट मोलर होता है ना, वहां अच्छा से ब्रश नहीं हो पाता है। वहां अच्छा से ब्रश नहीं होने के कारण कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया वहां चले जाते हैं और दांत को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो जब भी देखिएगा खोखला होता है तो लास्ट मोलर में ही होता है, लास्ट मोलर में होता है। और भी में होते हैं खोखला, यानी कि और भी दांत, खोखला मतलब क्या, दांत को सड़ना। और भी दांत सड़ते हैं, लेकिन लास्ट मोलर आपका जल्दी खराब होता है, निकलता है बाद में और जल्दी खराब होता है। दांत भी निकलता है ना तो पूरा बॉडी के सिस्टम को क्या कर देता है, हिला के रख देता है। छोटा बच्चा में देखिएगा जब दांत निकलेगा ना तो उसको उसका तबीयत खराब हो जाएगा, क्योंकि दांत कई लेयर को फाड़ के निकलता है। जब आप देखिएगा कि ये जो हम लोग अकिल चाह बोलते हैं, यानी कि लास्ट मोलर, जब हम लोगों में जानता है तो हम लोग 18 प्लस होते हैं, उस टाइम देखिएगा बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द करता है लास्ट मोलर। और छोटा बच्चा में तो जब दांत निकलना स्टार्ट होता है ना तो उसका तबीयत खराब हो जाता है, बुखार हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, इतना डेंजर होता है दांत निकलना, ठीक ना। तो ये होता है लास्ट मोलर। दांत क्या करता है, दांत डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत का भूमिका क्या है, हम आप लोग को बताए थे कि दांत क्या करता है कि किसी भी कोई भी चीज हम लोग खाते हैं ना तो उसको बढ़िया से कचर देता है, यानी कि चबाएगा। चबाने का काम कौन करता है, दांत। कोई भी चीज, जैसे हम लोग रोटी खाएं, बात को खाएं तो हम लोग को चबाने की आवश्यकता नहीं है, खटाक खटाक हम लोग घोंट जाते हैं, घोंटते हैं कि नहीं घोंटते हैं। लेकिन जब आप रोटी खाइएगा तो रोटी को चबाना पड़ता है, नहीं चबाइएगा तो डायरेक्ट रोटी को आप घोंट नहीं सकते हैं, घोटिएगा नहीं, घोटिएगा। तो ये खाना को छोटा छोटा बनाने का काम कौन करता है, दांत। पहले दांत, और भी खाना को टूटता है पूरा, ये जो देख रहे हैं ना ये सिस्टम, यानी कि यहीं से खाना टूटना स्टार्ट होगा, और ये जहां जहां जाएगा ना खाना को तोड़ा ही जाएगा। क्या होगा, खाना को तोड़ा ही जाता है, खाना पूरा टूटते रहता है, पूरा खाना को टूटते रहता है, और ये पूरा खाना इसी नाली में घूमते रहता है। क्या होता है, इसी नाली में घूमते रहता है। यानी कि जो हम अपना खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं, आहार। क्या कहते हैं, आहार। यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो क्या है, मेरा आहार है। क्या है, आहार है। और ये सिस्टम देखिए तो एक नाली के समान है कि नहीं। तो पूरा खाना इसी सिस्टम में हमारा घूमते रहता है, यानी कि पूरा आहार मेरा इसी सिस्टम में घूमते रहता है, यानी कि इसी नाला में घूमते रहता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। पूरा खाना हमारा जो पाचन करने का पूरा क्रिया है ना, इस नाल में घूमते रहता है, यानी कि इस नली में घूमते रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। अब देखिए, ये तो हम जान गए कि आहार नाल कहता है, लेकिन हम जान गए कि दांत भी क्या करता है, खाना को तोड़ता है।
यानी कि खाना को छोटा छोटा पार्ट बनाने का काम कौन करता है? दांत करता है। जीभ का क्या कह रहा था कि लार को खाना में मिला देना। क्या कर देता है? लार को खाना में मिला देता है। यानी कि अब मेरा मुख्य रूप से क्या है? लार है। अब हम लोग लार को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सलाइवा ग्लैंड को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि हम लोग ग्लैंड या ग्रंथि, ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। सलाइवा ग्लैंड, देखिए ग्लैंड या ग्रंथि यानी कि एक थैली के समान हमारे शरीर में छोटे छोटे थैली के समान आकृति पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। यानी कि छोटे छोटे थैली के समान जो आकृति होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड से दो ही चीज निकल सकता है। इस ग्लैंड से दो ही चीज निकल सकता है, एक एंजाइम और एक हार्मोन। जब भी ये ग्लैंड होता है ना, ये ग्लैंड से दो ही चीज निकलता है, एक निकलता है एंजाइम और एक निकलता है हार्मोन। अब बात आता है कि हार्मोन हम किसको समझेंगे और एंजाइम किसे समझेंगे। तो हार्मोन कभी भी निकलता है ना तो ब्लड के साथ निकलता है, यानी कि रक्त के साथ निकलेगा, जबकि एंजाइम में रक्त नहीं होता है। यानी कि जब भी जो एंजाइम होता है ना, उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि रक्त नहीं होता है, लेकिन जो हार्मोन होते हैं ना उसमें रक्त होता है। एंजाइम में रक्त नहीं होता है, लेकिन जो हार्मोन होते हैं ना वो रक्त के साथ ही निकलते हैं। तो आप लोग को एंजाइम और हार्मोन समझ में आ गया। अब कुछ ग्रंथि जो होते हैं ना बाह्यस्रावी ग्रंथि होते हैं और कुछ ग्रंथि होते हैं अंतःस्रावी। यानी कि अब बात आता है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे और अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे। तो जो ब्लड कहां रहता है? अंदर रहता है। कहां रहता है? अंदर रहता है। तो जो ब्लड के साथ आता है, जो अंदर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो बाहर निकलता है, यानी कि जो ब्लड के साथ नहीं निकलता है, उसे क्या कहेंगे? बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या कहेंगे? बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन को निकालेगा या एंजाइम को निकालेगा, उसे क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। और जो हमारे शरीर के बाहर निकालेगा, यानी कि शरीर के बाहर नहीं, ऐसे नहीं आपके हाथ में, हाँ हाथ में आ गए और निकाल रहे हैं यहां से एंजाइम, ऐसे नहीं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो ब्लड के साथ आएगा उसे अंतःस्रावी, जो ब्लड के साथ नहीं आएगा उसे क्या कहेंगे? बहिर्स्रावी कहेंगे। क्या कहेंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो ये दो प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं, ठीक ना। ये दो प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, मुख्य रूप से हम लोग लार ग्रंथि को हम लोग को पढ़ना था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लार ग्रंथि पढ़ना। लार ग्रंथि यानी कि सलाइवा ग्लैंड, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि इसे कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, ये जो हमारे मुख में जो लार होता है ना, ये पर डे 1 से 1.5 लीटर निकलता है। लार ग्रंथि से लार कितना निकलता है? पर डे 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। हम लोग जैसे ही खाना खाते हैं ना, लार ग्रंथि सक्रिय हो जाते हैं और लार निकलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? लार निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और लार का काम होता है ना कि खाना को चिपचिपा बना देना। लार का और भी काम होता है, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव को मारना, बैक्टीरिया और जीवाणु को मारना, और खाना को चिपचिपा बनाना। ये जैसे मुंह में लार निकलेगा ना, तो खाना को उलट पलट कौन करेगा? जीभ। दांत तो खाना को चबा दिया। जो हम लोगों ने खाना खाए हैं, यानी कि जो रोटी हम लोग खाए हैं या भात खाए हैं या इवन कुछ भी खाए हैं, उसको क्या किया कि दांत तो चबा के छोटा छोटा बना दिया। अब उस दांत तो चबाने का काम कर रहा है और उसको चिपचिपा, यानी कि पूरा अच्छा से उसमें लार मिक्स हो जाए, उस लार को मिक्स करने का काम कौन करता है? जीभ। खाना को उठा के ऐसे पूरा पलट के क्या करता है? मिलाता है। अगर जीभ नहीं रहता, टोंग नहीं रहता, तो हम लोग को क्या करते हैं? चिबाते हैं। क्या करते हैं? एक तरह से चिबा लिया, फिर हाथ से उसको क्या करना पड़ता है?
ऐसे डाल के पलटना पड़ता कि दूसरा तरफ से चबाओ, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरा तरफ से चबाओ और उसके बाद चबा लेते हैं हम लोग। तो फिर क्या करते हैं, मुंह में हाथ डाल के हम लोग को ऐसा मिलाना पड़ता, पूरा ऐसे ऐसे मुंह में हाथ डाल के क्या करना पड़ता, लार में मिलाना पड़ता ताकि खाना क्या हो जाए, चिपचिपा हो जाए। लेकिन हमारा जीभ क्या करता है, उस काम को पूरा कर देता है। जीभ है तो जीभ का काम यही है कि लार को क्या करेगा, खाना में अच्छा से मिला देगा। बस जीभ का और काम नहीं है, पचाने का काम ही नहीं करता है ये, ठीक ना। अब जो लार ग्रंथि होते हैं ना, पर डे हमारे मुंह में निकलता है कितना, 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। इसमें 99% क्या पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं। जो सलाइवा होता है ना, जो लार होता है ना, जो लार ग्रंथि से जो लार निकलता है, वो पर डे हमारे शरीर में कितने निकलते हैं, मुंह में कितने निकलते हैं, 1 से 1.5 लीटर। कितना निकलेगा, 1 से 1.5 लीटर निकलता है। और इसमें 99% क्या पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं, यानी कि वाटर पाए जाते हैं, ठीक ना। ये खाना जैसे ही हमारे मुंह में जाता है तो लार निकलना स्टार्ट होता है। देखिएगा, जैसा ही इमली खट्टा चीज देखते हैं एकदम मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, एकदम आना स्टार्ट हो जाता है। कोई बजा हुआ जो बजाते हैं, जो पुपही बजाते हैं, उनके सामने खटाई रख दीजिएगा, नहीं बजेगा। खट्टा उनके सामने दिखा ना दीजिए, उनसे पुपही बनवे नहीं करेगा, क्योंकि लार ग्रंथि से लार निकलना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम उसके मुंह में पूरा लार भर जाएगा, फुकैबे नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये लार ग्रंथि से निकलते हैं। लार क्या हो जाता है, खट्टा चीज को देख के और सक्रिय हो जाते हैं, ठीक। ये पर डे 1 से 1.5 लीटर निकलता है, जिसमें 99% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इस लार का पीएच मान 7 से ऊपर होता है, 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। यानी कि हमारा मुंह का पीएच मान कितना होता है, 7.7 से ऊपर होता है। जब हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से नीचे होने लगता है तो हमारा दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दांत का क्षय हो जाता है। क्षय होना मतलब समझ रहे हैं, दांत टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये पीएच मान 5.5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा दांत क्या हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है, दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। अब कोई जबरदस्ती तोड़ लेगा तो उसका अलग बात है, लेकिन हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है ना, 7 के ऊपर होता है, यानी कि 7.4 होता है, ठीक ना, समथिंग 7.4। लेकिन अगर हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से नीचे हो जाए तो हमारा दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 70-75 के बाद देखिएगा, जो पुराने जो व्यक्ति हैं, आपके दादा उदा होंगे, उनका देखिएगा दांत टूट गया होगा। क्यों, क्योंकि उनका मुंह का पीएच मान क्या हो गया है, 5.5 से कम हो गया है। इसके वजह से उन लोग का क्या हो जाता है, दांत टूट जाता है, ठीक ना। ये जो लार होता है ना, लार निकलता है दिन भर में 1 से 1.5 लीटर। हम लोग का जो दांत होता है ना, दांत को साफ रखता है कौन, लार। दिन में क्या होता है कि पूरा दिन भर ये 1 से 1.5 लीटर दिन भर क्या होगा, लार निकलते रहेगा। और दांत के जितने बैक्टीरिया जमे रहते हैं ना, जितना कीटनाशक होते हैं ना, जितना हानिकारक पदार्थ होते हैं दांत में, उसको मारने का काम करता है कौन, लार। और दांत को साफ रखता है। हम लोग क्या करते हैं कि रात को सो जाते हैं तो हमारे जो लार होता है ना, लार निकलता नहीं है, लार नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। ये लार नहीं निकलता है तो हमारे दांत में देखिएगा कुछ जम जाता है, लगता है कि ऐसे कुछ दही की तरह जमा हुआ है। क्यों, क्योंकि लार नहीं निकला तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो कीटनाशक होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो दांत पे क्या रहते हैं, सटे रहते हैं। क्योंकि लार तो निकला नहीं तो उसको मारेगा कौन, कोई नहीं। तो हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। कोई सामने ब्रश करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि दिन भर तो उसका लार निकल रहा है, और लार क्या किया है, दांत को साफ रखा है, तो उसको ब्रश करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन रात को सूझ जाता है तो सुबह उठते उठते क्या करना पड़ता है, ब्रश करना। कोनो नहीं करता है, तो उसका बात अलग है, ठीक ना। तो हम लोग को सुबह उठ के ब्रश करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि रात में जो होता है ना, उसमें लार नहीं निकलता है, तो हमारे दांत में क्या हो जाते हैं, हानिकारक पदार्थ सट जाते हैं, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, ब्रश करके उसको हटाना पड़ता है, ठीक ना। ये लार ग्रंथि जो होते हैं ना, बकल कैविटी में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाए जाते हैं। कितने जोड़ा पाए जाते हैं,
3 जोड़ा लार ग्रंथि पाए जाते हैं। कितने जोड़ा लार ग्रंथि पाए जाते हैं? 3 जोड़ा। 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाए जाते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्रंथि, पी साइलेंट रहता है, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा का होता है सबलिंगुलर और सबमेंडिबुलर। तीसरा का होता है सबमेंडिबुलर, सबलिंगुलर, लिंगुलर। तीसरा का होता है सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर। पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर बुलर और सबलिंगुलर, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुलर। ये 3 ग्रंथि होते हैं, लेकिन ये प्रत्येक ग्रंथि 2-2 होता है। क्या होता है? 2-2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ा कितना को बोला जाता है? 2 को तो जोड़ा बोला जाता है। 2 होता है उसे क्या कहते हैं? जोड़ा कहते हैं। तो ये 3 होते हैं, लेकिन तीनों 2-2 के संख्या में पाए जाते हैं। एक इधर एक इधर, यानी कि एक पैरोटिड ग्रंथि इधर तो एक पैरोटिड ग्रंथि इधर, एक सबलिंगुलर इधर तो एक सबलिंगुलर इधर, ठीक ना? एक सबमेंडुलर इधर तो एक सबमेंडुलर इधर, यानी कि ये 6। अगर ये लार ग्रंथि की संख्या पूछेगा ना तो 6 हो जाएगा। संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 इधर और 3 इधर। और जोड़ा पूछेगा तो 3 जोड़ा। जोड़ा पूछेगा तो कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। 3 जोड़ा। जोड़ा पूछेगा तो 3 जोड़ा। ये सबसे बड़ा कौन हो जाता है? सबसे बड़ा हो जाता है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि क्या हो जाता है? सबसे बड़ा हो जाता है। यह सबसे बड़ा ग्रंथि है। जो लार ग्रंथि होता है उसमें से पैरोटिड ग्रंथि क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। सबलिंगुलर और सबमेंडिबुलर ये छोटे छोटे होते हैं। ये ग्रंथि और भी पाए जाते हैं। कान में भी ग्रंथि पाया जाता है, आंख में भी ग्रंथि पाया जाता है, ठीक ना? ये तीनों ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है, यानी कि सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? लार निकलता है। तीनों ग्रंथि से लार निकलता है। ये क्या निकलता है? लार निकलता है। इस लार में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 एंजाइम को हम लोग को पढ़ना है। कितने एंजाइम को? 4 एंजाइम को पढ़ना है। एक होता है टाइलिन, टाइलिन। दूसरा का में होता है लाइसोजाइम, तीसरा का में होता है, एक होता है टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूलिन और डाइएस्टेज, और चौथा म्यूलिन। म्यूलिन हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा समझने में इजी होगा। डाइएस्टेज को डाइएस्टेज, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, म्यूलिन। ये 4 एंजाइम हमारे लार में पाए जाते हैं। जो हमारा लार होता है ना उसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 4। कौन कौन? टाइलिन, पहला टाइलिन, डाइएस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। टाइलिन, डाइएस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। टाइलिन, डाइएस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। ये 4 एंजाइम हमारे लार में पाए जाते हैं। अब इन चारों एंजाइम को कुछ ना कुछ कार्य होगा। चारों एंजाइम का कुछ ना कुछ कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि क्या है कि कुछ कार्य नहीं होगा। ये जो म्यूलिन होता है ना, म्यूलिन होता है, ये खाना को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है।
म्यूलिन जो होता है खाना को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, एकदम चिपचिपा बना देगा ताकि निगलने में हम लोग को दिक्कत ना हो। इसीलिए क्या कहा जाता है, अब चिपचिपा बनाएगा यानी कि मुंह में ही चिपचिपा बनाएगा। मुंह में लार निकलता है तो मुंह में ही क्या निकलेगा, म्यूलिन निकलेगा। और ये म्यूलिन क्या करता है, खाना को चिपचिपा बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुख में थोड़ा ज्यादा देर तक खाना को रखना चाहिए ताकि खाना अच्छा से चिपचिपा बन जाए और तब हम लोग को घोंटने में क्या होगा, निगलने में इजी होता है। देखिएगा जब आप रोटी खाइएगा ना तो रोटी को ज्यादा देर हम लोग चबाते हैं और ज्यादा देर रोटी को चबाने के कारण ज्यादा देर हमारा मुंह में क्या रहा, रोटी रहा। और मुंह में क्या है, म्यूलिन है। ज्यादा देर रहेगा तो खूब अच्छा से म्यूलिन मिलेगा और म्यूलिन में रोटी को मिलाने का काम कौन करेगा, जीभ खूब बढ़िया से उलाट पुलट को क्या करेगा, म्यूलिन में मिला देगा और खाना को क्या कर देगा, चिपचिपा कर देगा। हम लोग रोटी खाते हैं तो ज्यादा देर रहता है, ज्यादा देर आता है तो चबाते हैं और उसमें खूब बढ़िया से म्यूलिन मिल जाता है। तो आप जब रोटी को खाते हैं तो गाढ़ा कभी आपको लगता है, नहीं लगता है। लेकिन जब भात खाइएगा ना तो ऐसे आमदी डालता है और गट तक घोट जाता है, उसमें म्यूलिन अच्छा से मिलता ही नहीं है। जब अच्छा से नहीं मिलेगा तो चिपचिपा नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग को गाढ़ा लग जाता है, एकदम ऐसे करके आमदी एकदम एथी हो जाता है, क्या हो जाता है, गाढ़ा लग जाता है। अब पानी का इंतजार करता है, पानी जल्दी पिएगा आमदी। पानी पीने से क्या होता है, खाना क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, यानी कि एक तरह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये म्यूलिन क्या करता है कि खाना को घोटने में जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसको कम करने का काम करता है कौन, म्यूलिन। यानी कि फ्रिक्शन मतलब घर्षण। वहीं जब हम लोग भात खाते हैं ना तो हम लोग को गाढ़ा ज्यादा लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि हम लोग जो भात खाए ना तो तुरंत हम लोग भात को क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं। यानी कि ज्यादा देर भात हमारे मुंह में नहीं रहता है, जिस कारण हम लोग को क्या हो जाता है, गाढ़ा लग जाता है, क्योंकि भात में म्यूलिन अच्छा से नहीं मिलता है, ठीक ना। तो ये म्यूलिन को क्या करता है कि खाना को चिपचिपा बनाता है। देखिए कोई छोटा छोटा बच्चा एकदम मुंह में खाना को रख ले रहेगा, उसका मम्मी बोले कि खाओ खाओ, और खाता नहीं है, मुंह में रख ले रहता है और निकाल के दे देता है। वो देखिए खाना कैसा रहता है, एकदम चिपिर चिपिर रहता है कि नहीं रहता है। तो वो कौन बना दिया उसको चिपिर चिपिर, म्यूलिन। तो म्यूलिन का काम यही होता है कि खाना को चिपचिपा बना देना। अब आता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम होता है ना, ये जीवाणु को मारता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मारता है। छोटे मोटे बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। देखिए भगवान इतना तेज है कि उसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग भी खाते हैं, आप हाथ को साबुन से धोइए या ना धोइए कोई दिक्कत नहीं, खाइए, आपके मुंह में क्या है, लाइसोजाइम है। यानी कि लार है और लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। आप खाइएगा, आप में जितना बैक्टीरिया बैक्टीरिया होगा उसको कौन मार देगा, लाइसोजाइम मार देगा। कौन मार देगा, लाइसोजाइम मार देगा। लेकिन एक बच्चा को आप मिलाए हैं, एक हम लोग सियाने हैं तो जब भी खाना हम लोग खाते हैं तो हाथ उसको धो के ही खाते हैं। लेकिन एक बच्चा को आप देखे हैं क्या करता है कि वो बच्चा कुछ भी उठाएगा एकदम मुंह में डालेगा। भगवान बड़ी होशियार। जो हम लोग सियाने होते हैं ना उसमें ये लाइसोजाइम उतना एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन बच्चा में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है लाइसोजाइम। क्योंकि पता है भगवान को कि क्या, आखिर जो बच्चा है ना बड़ी खचरा है, कुछ उठाएगा मुंह में डालेगा, इसलिए उसका तबीयत ना खराब हो जाए, इस तबीयत को खराब होने से रोकने के लिए लाइसोजाइम को क्या कर दिए, एक्टिव कर दिए ज्यादा। अब लाइसोजाइम एक्टिव हो गया यानी कि जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है। यानी कि लाइसोजाइम बच्चा में क्या होता है, मजबूत होता है। हमारे एक वयस्क, जो एक वयस्क नहीं बोल सकते हैं, जो एक सियान होते हैं ना, यानी कि एक 14-15 साल के व्यक्ति को लीजिएगा और एक 2-2.5 साल के बच्चा को लीजिएगा, उसका लाइसोजाइम स्ट्रांग होगा। किससे, जो 14-15 साल के बच्चा है या 10 साल के बच्चा है उससे। क्यों स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो कोई भी चीज क्या करता है, मुंह में डाल लेता है। और उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, बहुत सारे कीटनाशक मतलब जीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होता है, उसको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। क्या करता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बहुत ज्यादा निकलता है। देखिएगा कोई बच्चा यहीं उसका लार टपकते रहता है, पूरा लार टपकते रहेगा यहीं, पूरा का पूरा उसका क्या होता है, लार टपकते रहता है। कोनो कोनो को देखिएगा इतना ना लार गिरता है कि उसको क्या बोलता है लोग गाँव में कि इसका जब मम्मी प्रेग्नेंट थी तो नहीं खाई थी, जिसकी वजह से क्या होता है, लार गिरता है। ऐसा नहीं है,
वो बच्चा में क्या होता है कि लार ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो क्या करता है, लार बहते रहते हैं। कोनो कोनो को तो इतना बहता है कि गर्दन में क्या किया जाता है, रुमाल बांध दिया जाता है, ताकि लार गिरेगा तो क्या होगा, ओकरा रुमाल पे ही रहेगा, ठीक ना। और लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब आता है टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज, ये जो टाइलिन है ना और डाइस्टेज, ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च यानी कि मंड, हम इसे चोकर कह सकते हैं। चोकर क्या कह सकते हैं, चोकर कह सकते हैं, यानी कि मंड स्टार्च को क्या कहते हैं, चोकर। देखिएगा चोकर, अब बात आता है कि किसे कहेंगे। आप लोग गेहूं देखे हैं, गेहूं का जो छिलकोइया होता है ना, जो गेहूं का छिलकोइया होता है, यानी कि अनाज का ऊपरी भाग, मक्का ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, ये सब का ऊपरी भाग को देखिएगा ना, तो जो ऊपर वाला भाग होता है वही क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है, यानी कि मंड कहलाता है। क्या कहलाता है, मंड, यानी कि चोकर कहलाता है। हम लोग गेहूं को पिसवा के ले आते हैं, क्या करते हैं, गेहूं को पिसवा कर लाते हैं, और गेहूं को पिसवा के लाते हैं तो हम अपने घर में, हमारी माँ और बहने, चाहे हम लोग ही लॉज में रहते हैं या कहीं रह के अपना खाना बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आटा को चालते हैं, तो जो बड़ा बड़ा चोकर होता है ना वो निकल जाता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मवेशी को दे देते हैं। गांव में देखिएगा तो वो क्या किया जाता है कि आटा को चाला जाता है चलनी से, और जो मोटा मोटा होते हैं ना वो क्या करते हैं, हम लोग मवेशी को दे देते हैं। मवेशी को दे देते हैं। किसको देते हैं, मवेशी को दे देते हैं। लेकिन उसके साथ जो छोटा छोटा होता है ना वो गिर जाता है आटा के साथ, उसको हम लोग खाते हैं। और मंड का पाचन कौन करता है, टाइलिन और डाइस्टेज। अगर खाना में से मंड हटा दिया जाए ना तो हम लोग का पाचन अच्छा से नहीं होगा। अगर मंड को पूरा हटा दिया जाए, आटा में से पूरा मंड को हटा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बोलते हैं, मैदा। यानी कि पहला बार चाले तो जो निकला मोटा वो हम लोग मवेशी को दे दिए, तो उसके बाद वो आटा कहलाया। लेकिन उसको खूब बढ़िया से जो मही मही आटा के साथ भी निकला है ना, अगर उसको हम देखें तो वो क्या कहलाएगा, जो केवल छोटा छोटा भी स्टार्च हम निकाल दिए तो जो आटा निकला है ना वो क्या कहलाएगा, मैदा कहलाएगा। तो मैदा में क्या होता है कि मंड यानी कि स्टार्च नहीं पाया जाता है, जिससे की वजह से हम लोग को मैदा को पचाने में दिक्कत होता है। ऐसे अभी नॉर्मल हम लोग जैसे जो 5 रोटी या 6 रोटी खाता है वो खा लेगा 5 या 6 रोटी, ऐसे जिसमें स्टार्च है। लेकिन जिसमें स्टार्च नहीं है, यानी कि मैदा का रोटी अगर वो 5 और 6 खा लेना तो उससे नहीं पचेगा, उसको क्या हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, पचबे नहीं करेगा। क्यों नहीं पचेगा, क्योंकि उसमें क्या है, स्टार्च नहीं है, मंड नहीं है। और ये टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है कि स्टार्च को मल्टेज में बदल देता है। क्या करता है, मल्टोज में बदल देता है। क्या करता है, मल्टोज में बदल देता है। और खाना इसके बाद कहां चला जाता है, नीचे आ जाता है, यानी कि ग्रास नली में खाना आता है, ठीक ना। कहां खाना आता है, ग्रास नली में खाना आता है। एक बात और आप यहां समझिए, ये जो पेटेट ग्रंथि जो पाया जाता है ना, एक वायरस होता है जिसे मम्स कहते हैं, मम्स कहते हैं, मम्स नामक वायरस। देखिए वायरस कहीं से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे पसीना उसीना में देखिएगा ना, तब पसीना में भी क्या रहता है, लाइसोजाइम रहता है। आंख में भी क्या रहता है, लाइसोजाइम रहता है। तो कुछ पसीना उसीना से क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जिसको पसीना में लाइसोजाइम होता है तो उसको क्या कर देता है, मार देता है। लेकिन ये जो मम्स है ना, मम्स जो है ना, पेटेट ग्लैंड में क्या हो जाता है, पेटेट ग्रंथि में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। और पेटेट ग्रंथि कहां पाया जाता है, एकदम यहां पाया जाता है, यहीं पे पाया जाता है पेटेट ग्रंथि। और ये सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि मुख का कौन है, पेटेट ग्रंथि।
और यहीं पे पाया जाता है। और मम्स जब इसमें पेरिटोनियल ग्रंथि में प्रवेश कर जाता है ना, तो ये पेरिटोनियल ग्रंथि को क्या कर देता है, फुला देता है। क्या कर देता है, फुला देता है पेरिटोनियल ग्रंथि को। ये पेरिटोनियल ग्रंथि फूलने की वजह से हम लोग का ये क्या हो जाता है, गाल फूल जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक तरफ मम्स घुसा है तो दूसरा तरफ वाला भी इफेक्टेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस तरफ घुसेगा उसी को फुलाएगा, यानी कि उसी को इफेक्टेड करेगा, उसी पे असर डालेगा, ठीक ना। तो ये जब फूल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गलसुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, गलसुआ कहते हैं। जब मम्स पेरिटोनियल ग्रंथि में प्रवेश कर जाता है और पेरिटोनियल ग्रंथि फूल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गलसुआ कहते हैं या गलसोत कहते हैं। ये मम्स इतने कमजोर वायरस होते हैं, जो मम्स होते हैं इतने कमजोर वायरस होते हैं, आखिर इसको गर्म सेक लगा दीजिएगा तो ये मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो निश्चित है कि पेरिटोनियल ग्रंथि का सूजन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाता है, सूजन खत्म हो जाता है। या एक पट्टी आता है, क्या होता है, एक पट्टी आता है, जाना को देखिएगा ऐसे रहता है और बीच में ऐसे खाली खाली स्थान पाया जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, साट लेते हैं। क्या करते हैं, साट लेते हैं हम लोग। तो साट लेने के बाद क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। कोई कोई दवा भी लेता है, जैसे जिथ्रल दवा हुआ ले लेता है। ऐसे मेरा बताए हुए दवा को आप लोग मत लीजिएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, ठीक ना। तो ये जो होता है ना, ये मम्स घुसता है तो क्या करता है, पेरिटोनियल ग्रंथि को सोलिंग ला देता है उसमें, जिसकी वजह से हम लोग को क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाता है, जिस बीमारी को क्या कहते हैं, गलसुआ कहते हैं। गलसुआ किस वायरस के कारण होता है, तो मम्स के कारण होता है। गलसुआ किस वायरस के कारण होता है, तो मम्स के कारण होता है।